गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम अपना पहला लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सब ऑफिसर्स कोर्स के लिए। एएफओ कोर्स के रिक्रूटमेंट के लिए जो सब्जेक्ट्स मैंने कल आपसे डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, उसके अनुसार एक एक सब्जेक्ट का हम वीडियो बनाएंगे और डिटेल में सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉजेज़ ऑफ फायर एंड आर्सन, यानी कि आग लगने के कारण और आर्सन फायर। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर पहला, कॉजेज़ ऑफ फायर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आग के जलने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन और तीसरा है हीट, ताप। तो ये तीसरा जो कंपोनेंट है आग के लगने के लिए जो आवश्यक है, जिसको हम हीट बोलते हैं, ताप बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ये ताप कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, या आग लगने के क्या क्या संभावित कारण हैं, इसी पे ये मेन वीडियो है। और इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम आर्सन फायर उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो कारण आग के लगने का है वो क्या है। अभी आपको पहले, जैसा कि ट्रायंगल से सबको विदित है कि हमारे आग के लगने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये जो ट्रायंगल है अपना, इसमें फ्यूल है, फ्यूल का मतलब है जलने वाला पदार्थ है, ऑक्सीजन है। ये दोनों चीज़ें हमेशा ही सभी जगह उपलब्ध रहती है। जो कपड़े आपने पहने हुए, जो फर्नीचर जिस पे आप बैठते हैं, जो फर्निशिंग, कर्टेन्स, क्लॉथ्स, ये सभी चीज़ें क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। और ऑक्सीजन वायुमंडल में हमेशा ही उपलब्ध रहती है। अभी जो तीसरा कंपोनेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है आग के लगने के लिए वो है हीट। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है तो हमारे पास में जो है फायर बन जाती है। तो अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि हीट हमें कहाँ से प्राप्त होती है, या आग के लगने के कारण क्या क्या हैं, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो लीजिए अभी हम स्टार्ट करें। आग लगने के जितने भी संभावित कारण हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली होने वाला जो कॉज है या आग लगने की जो सबसे ज़्यादा संभावित कारण हैं उनमें से है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। आप सभी जानते हैं कि बिजली जो है एक ऊर्जा है और ये एक बहुत ही आवश्यक ऊर्जा है जिसका कि प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं घरों में लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उपकरणों को चलाने के लिए, इवन आजकल जो है गाड़ियों को चलाने के लिए, ट्रेनों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो बिजली जो है आजकल, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है आजकल काम में ली जाने वाली सबसे ज़्यादा जो जिस ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का मतलब है बिजली के प्रतिष्ठान। बिजली के प्रतिष्ठान कौन कौन से हैं, जैसे बड़े बड़े जो है ट्रांसफार्मर्स हैं, स्विच गियर्स हैं, स्विच यार्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, पावर प्लांट्स के अंदर जो है अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं बिजली के। तो ये जितने भी बिजली के इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ पे किसी न किसी कारण से आग लगने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। उनमें जो मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं उनमें है शॉर्ट सर्किट। अभी शॉर्ट सर्किट क्या होता है आप सभी जानते हैं, जब एक दिए गए परिपथ से बिजली ना गुजर के किसी दूसरे शॉर्टकट रास्ते से जाती है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट जो है उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, स्पार्क पैदा होते हैं और उससे आग लगने की संभावना होती है। उसके बाद में है ओवर हीटिंग। पहला शॉर्ट सर्किट जो कि बहुत कॉमन कॉज है। उसके बाद में है ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी उपकरण लगातार बहुत लंबे समय तक चलता है बिजली के ऊर्जा से तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में उसके आसपास में जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है, कोई इंसुलेशन है, कोई ऑयल है, कोई गैस है, अगर उस तरह की चीज़ें हैं तो वो ओवर हीटिंग की वजह से उसमें आग लगने की संभावना होती है। इसके बाद में है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि कोई भी सर्किट, कोई भी सॉकेट जो है एक पर्टिकुलर ऊर्जा लेने के लिए काम में होते हैं। हमारे जैसे घरों में डोमेस्टिक में 3 एम्पियर का या 5 एम्पियर का सॉकेट होता है,
तो कई बार क्या होता है कि वो हम एक ही सॉकेट से बहुत सारे कनेक्शन जोड़ देते हैं, उसी से टीवी चल रहा है, उसी से फ्रिज चल रहा है, उसी से कूलर चल रहा है। तो उस प्रकार से क्या होता है कि उस सर्किट में ओवरलोड बढ़ जाता है। ओवरलोड का मतलब है कि क्षमता से ज़्यादा बिजली हम उसमें से निकालने लगते हैं, तो उससे भी क्या होता है, तापमान बढ़ता है और आग लगने की संभावना होती है। नेकेड कनेक्शन का मतलब होता है कि नंगे बिजली के तार। कई बार क्या होता है, जब दो तारों को हम जोड़ते हैं तो उसके बीच के अंदर कोई टेप नहीं लगाते हैं या कोई इंसुलेशन नहीं लगाते हैं, तो ये तार कैसे होते हैं, नंगे तार होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी उनमें स्पार्क पैदा होता है और आसपास में कोई ज्वलनशील अगर पदार्थ है तो उनमें आग लगने की संभावना हो सकती है। कई बार जो है बिजली के उपकरणों से या बिजली के कनेक्शनों से स्पार्किंग निकलती है। स्पार्किंग का मतलब है उसमें से बिजली के जो है तार से स्पार्क पैदा होते हैं, और ये स्पार्क जो है जहाँ कहीं भी गिरते हैं उसकी वजह से जो है उनमें आग लगने की संभावना होती है। इसके बाद में होता है आर्चिंग। आर्चिंग का मतलब जब जो हाई वोल्टेज के वायर्स होते हैं वो आपस में जब मिल जाते हैं तो उनमें से जो है चिंगारियाँ निकलने लगती है। स्पार्किंग का मतलब होता है, तो आर्चिंग का मतलब ये होता है चिंगारियाँ, और ये चिंगारियाँ भी जहाँ गिरती है उसकी वजह से भी आग लगने की संभावना हो सकती है। डैमेज्ड इंसुलेशन का मतलब है कि जो तार मेटल के बने होते हैं, चाहे वो कॉपर का तार हो या एल्यूमिनियम का तार हो या जीआई का वायर हो, इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है, रबड़ का या प्लास्टिक का या कपड़े का या रीइंफोर्स कपड़ा और प्लास्टिक का इंसुलेशन, वो अगर जब डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो है कभी कभी जो है फॉल्ट हो जाती है, फॉल्ट की वजह से आग लगने की संभावना होती है। बैड वर्कमैनशिप, जो बिजली के काम किए गए हैं वो ठीक प्रकार से नहीं किए गए हैं, उनके कनेक्शन ठीक प्रकार से नहीं जोड़े गए हैं, या जो है कनेक्शंस जो है गलत किए गए हैं, उनकी वजह से भी आग लगने की संभावना होती है। तो जब कभी भी बिजली का कोई भी कार्य करवाया जाए तो वो एक ऑथराइज पर्सन से करवाना चाहिए, जो कि जो है ट्रेंड हो, सर्टिफाइड हो। अन्यथा क्या हो गया कि हम जो है कभी कभी किसी भी व्यक्ति को बुला के और इस तरह के काम करवा देते हैं तो काम ठीक प्रकार से नहीं होता है, काम जो है कनेक्शन गलत हो जाते हैं, तो उससे भी आग लगने की संभावना हो सकती है। इम्प्रॉपर अर्थिंग, अभी बिजली के जितने भी कनेक्शंस होते हैं उसमें अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग का मतलब होता है कि एक जो थर्ड फेज है उसको ज़मीन के अंदर जो है पिट बना के जिसके अंदर कोयला और दूसरी चीज़ें डाल के रखते हैं और वायर अर्थिंग कर देते हैं। अगर कोई भी इक्विपमेंट ख़राब होता है तो उस इक्विपमेंट में करंट आ सकता है, आने की संभावना होती है। आप सभी ने कभी न कभी जो है बिजली का करंट महसूस किया होगा। ये करंट इसीलिए आया था क्योंकि इसमें इक्विपमेंट में प्रॉपर अर्थिंग नहीं थी। अगर अर्थिंग होती तो वो रेजिडुअल करंट जो है अर्थ में चला जाता और आपको जो है करंट नहीं लगता, लेकिन चूंकि इम्प्रॉपर अर्थिंग है इसलिए जो है करंट आने की संभावना हो सकती है। तो ये भी खतरे का एक कारण है, इससे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। फिर जो है लूज कनेक्शन है, तार के कनेक्शन तो किए हुए हैं पिन में लेकिन वो ठीक प्रकार से टाइट नहीं किए गए हैं, लूज़ हैं, उसकी वजह से भी आग लगने की संभावना होती है। तो आग लगने की संभावना बिजली से होने वाली आग सबसे ज़्यादा कॉमन है। जब कभी भी किसी भवन में हम बिल्डिंग में आग लगती है तो अगर पूछा जाए भी आग कैसे लग गई तो सुनने में आता है कि साहब शॉर्ट सर्किट से लग गई या बिजली के फॉल्ट की वजह से हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बिजली के फॉल्ट से लगने वाली आग जो है सबसे कॉमन है। अभी हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे जिसमें आपको बिजली के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। अभी लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से क्या हो जाएगा, वहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगी और वो डार्क हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और फिर उसमें आग लगने की संभावना हो सकती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे बिजली के बहुत सारे तार जो हैं मेन पावर पॉइंट से लेके और दूसरे बोर्ड्स में लिए हुए गए। तो इसमें जो है नेकेड वायर भी होगा, लूज कनेक्शंस भी होंगे, सब स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स भी होगी। अभी ये देखिए सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जो बिजली के तार हैं वो सब स्टैंडर्ड के, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका जो इंसुलेशन है वो पुअर क्वालिटी का है, तो इन सब बातों से भी आग लगने की संभावना है। मल्टी कनेक्शन फॉर्म ए सिंगल इलेक्ट्रिकल आउटलेट, ये है ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल। एक ही पॉइंट है जिसमें से बहुत सारे कनेक्शंस लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं ये आग लगने का मुख्य कारण है। वॉर्न आउट इंसुलेशन जो है कटे फटे हो सकते हैं, ठीक से टेप नहीं लगे हुए होंगे, या जो है तार गल गए हैं, ऊपर से जो इसका इंसुलेशन है वो कपड़ा या जो है धागा है वो निकलने लग गया है, अंदर का इंसुलेशन डैमेज हो गया है। तो इस प्रकार के जो कनेक्शंस हैं जिसमें कि इंसुलेशन डैमेज हो गया है, वॉर्न आउट हो गया है, कमज़ोर हो गया है, गल गया है, पुराने हो गए हैं। कई बार क्या होता है 20-20 साल तक जो है बिजली की वायरिंग चेंज नहीं होती है या कुछ ऐसे कारण होते हैं, उन सबसे एक चीज़ें हो सकती है।
कई बार क्या होता है, बिजली के जो उपकरण हैं उनके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक के अंदर जब फर्निशिंग मटेरियल है, जैसे कि ये कर्टेन्स हैं, पर्दे हैं, ये बिजली का जो उपकरण है, यानी कि जो आपका हीटर है सर्दी में, उसकी वजह से जो है यहाँ पे क्या हो कि ये जब हीटेड हो जाएंगे तो इन पर्दों में आग लगने की संभावना है। इधर में एक और डायग्राम था, शायद नहीं है, लूज वायरिंग, कारपेट के नीचे से जो है कई जगहों में क्या होता है, मकानों में बिजली के मान लीजिए कारपेट लगा हुआ है, इस कारपेट के नीचे से जो है बिजली की तार गई हुई है, तो ये जो है तार की वजह से जो है कपड़े में और कारपेट में आग लगने की संभावना हो सकती है। अगर कोई नेकेट वायर होगा, लूज कनेक्शन होगा तो इत्यादि से। आपको कंप्यूटर रूम के अंदर कई बार जो है इस तरह के कनेक्शंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कि एक बोर्ड के ऊपर जो है कई वायर गए हैं। अभी आपको ये भी मालूम नहीं चलेगा कि ये वायर कंप्यूटर में गया है, लैपटॉप में गया है, चार्जर में गया है, यूपीएस में गया है, तो कई सारे कनेक्शंस जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी जगहों में क्या होता है कि ओवरलोडिंग हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लूज कनेक्शंस हो सकते हैं। तो ये जो बिजली है ये आग के लगने का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ देखिए एक बिजली का स्विच बोर्ड है जिसमें कि 1 2 3 4 5 कनेक्शन दिखाए गए हैं। बोल रहे डोंट अलाउ दिस। अगर आपने इस प्रकार से ओवरलोड किसी स्विच को कर दिया तो डेफिनेटली इसमें हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी और इसमें आग लगने की संभावना है। और जिस वायर से कनेक्शन आ रहे हैं वो जो है गर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आग जल्दी से लग के बहुत तेज़ी से फैल सकती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा आग लगने का कारण के रूप में जानी जाती है। तो हमारे जो है ट्राइंगल के अंदर जो हीट चाहिए वो बिजली से मिलती है, इलेक्ट्रिकल सिटी से मिलती है। तो ये पहला कारण हो गया आग के लगने का। इसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है आग के लगने का वो है नेग्लिजेंट स्मोकिंग। सिगरेट, बीड़ी, माचिस बॉक्स, मैच बॉक्स। अभी बहुत से लोग बाग जो हैं वो सिगरेट, बीड़ी का प्रयोग करते हैं। तो पहली बात तो जो है हेल्थ की वजह से इनका प्रयोग करना ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करता भी है तो इसको बहुत ही सेफली करना चाहिए और कभी भी जो है जलते हुए बीड़ी, सिगरेट और माचिस के टुकड़े इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कई बार इससे बहुत बड़ी बड़ी भीषण अग्नि दुर्घटनाएँ होने की संभावना होती है और हो चुकी है कई बार बड़ी आग की दुर्घटनाएँ। कॉमन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल फायर स्मोकिंग। तो कई बार क्या होता है बिस्तर में बैठे हुए या रिलैक्स करते हुए या नशे की हालत में कई बार जो है लोग स्मोकिंग करते हैं और फिर वो स्मोकिंग जो है वो अपने आप कहीं गिर भी जाती है। कई बार जो है बिना बुझाए इसको जो है बिना एस्ट्रे में डाले अगर हम छोड़ देते हैं तो ये जो है नेग्लिजेंट स्मोकिंग जिसको हम बोलते हैं, नेग्लिजेंट का मतलब है लापरवाही से की गई स्मोकिंग की जो क्रिया है उससे आग लगती है। कई बार देहातों में, जंगलों में कई बार जो है लेबर जो काम करने वाली होती है वहाँ पे कई बार जो है कई मजदूर या किसान लोग जो है वो बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं और सूखे पत्तों में और इनमें उनमें आग लग जाती है। तो वो आग फिर धीरे धीरे जो है बहुत बड़ी आग भी हो सकती है। तो एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा कारण आग लगने का, नेग्लिजेंट स्मोकिंग। और विशेषकर उन जगहों पे आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है स्मोकिंग से जहाँ पे स्मोकिंग करना मना होता है या बैन होता है। क्योंकि जब कभी भी आप कोई चीज़ को बना करते हो, बंद करते हो या मनाही होती है इस चीज़ की, तो जो आदमी इस चीज़ के आदी होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, वो कहीं ना कहीं से मौका पाकर चोरी छुपे ऐसी जगहों पे स्मोकिंग करने का प्रयास करते हैं। और जब कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई उनको देखने लगता है तो तुरंत ही बिना उसको बुझाए ही जो है फेंक देते हैं और बाद में जो है वो एक बड़ी अग्नि दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो दूसरा मेन कारण है आग के लगने का नेग्लिजेंट स्मोकिंग, यानी कि बीड़ी, सिगरेट, माचिस से आग लगना। अगला एक बड़ा कारण आग का है हॉट वर्क। अभी ये हॉट वर्क क्या होता है? वेल्डिंग, कटिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, चिपिंग, ऐसे कोई भी काम जिसमें कि स्पार्क पैदा हो, हीट पैदा हो, इनसे आग लगने की बहुत ही संभावना होती है। विशेषकर इंडस्ट्रीज़ में, विशेषकर कल कारखानों के अंदर
ये जो हॉट वर्क का काम है, वेल्डिंग कटिंग का काम है, गैस कटिंग का काम है, ग्राइंडिंग का काम है, ये लगभग प्रतिदिन किया जाता है। चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे मॉडिफिकेशन का काम हो, डिमोलिशन का काम हो, तो कोई भी काम हो जिसके अंदर की इंडस्ट्रीज़ के अंदर वेल्डिंग कटिंग की जाती हो किसी भी कारण से, तो वेल्डिंग कटिंग के दौरान अगर ठीक प्रकार से प्रिकॉशंस नहीं लिए जाएं तो उससे जो है आग लगने की संभावना हो सकती है। तो पहली बात तो आप हमेशा ये याद रखें, हॉट वर्क कहते कैसे हैं। हॉट वर्क का मतलब नहीं कोई गर्म काम करना, गर्म काम का मतलब ये होता है कि ऐसी क्रिया, ऐसा काम जिसमें कि हीट पैदा हो, ताप पैदा हो, स्पार्क निकले, ये सब चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं जाके और बड़ी आग का कारण बन सकती है। तो इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा कि पूर्ण रूप से प्रिकॉशंस लेने के बाद में अपने सारे उपकरणों को चेक करना, आसपास के इलाके को चेक करना, वेल्डिंग के कटिंग के स्पार्क कहाँ गिर रहे हैं, वहाँ पे कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, उनको ढकना, पानी से जो है उसको गीले कपड़े से ढक देना। ये सब प्रिकॉशन नहीं लेने से आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है और लगभग जो है प्रत्येक इंडस्ट्रीज़ में हॉट वर्क से लगने वाली आग की घटनाओं की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेल्डिंग के अलावा जो है कई बार क्या होता है, गैस कटिंग से मेटल को काटा जाता है। इसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स का प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन जो है आग को जलाने में, फैलाने में मदद करती है और एसिटिलीन जो है ज्वलनशील गैस होती है। इन दोनों के मेल से जो ब्लो टॉर्च पैदा होती है ये बहुत हाई टेम्परेचर की होती है और ये बहुत बड़े बड़े जो है मेटल की शीट को काटने के लिए भी सक्षम होती है। तो जब इस तरह से मेटल्स को काटा जाता है ब्लो टॉर्च की सहायता से, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पार्क्स निकलते हैं, चिंगारियाँ निकलती है और ये चिंगारियाँ आसपास के जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उनमें आग लगाने के लिए संभव है। तो ये भी हॉट वर्क के अंदर ही आता है और ये सब हॉट वर्क करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में परमिट लिए जाते हैं। परमिट का मतलब होता है परमिशन ली जाती है, बिना परमिशन के, बिना इंस्पेक्शन के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के जो है ये काम करने की मनाही होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है सक्षम अधिकारी या सेफ्टी मैनेजर या फायर ऑफिसर जाके व्यक्तिगत रूप से जो है निरीक्षण करते हैं और ये बातें जो हैं सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पे सफिशिएंट प्रिकॉशंस ले लिए गए हैं और बिना प्रिकॉशंस के अगर ये काम किए जाते हैं, क्योंकि जो ये वेल्डिंग कटिंग करने वाले जो लोग बाग हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। हो सकता है 10th 12th के पास हो और जो है उनको वेल्डिंग का काम सिखा दिया गया है, तो इनको जो है बताया जाता है कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, आपके इक्विपमेंट सही हैं कि नहीं है, सेफ़ हैं कि नहीं है, ये सब बातें करने के बाद ही जो है ये सब काम किए जाते हैं। तो सेफ्टी परमिट लिया जाता है हॉट वर्क के लिए, हॉट वर्क परमिट बोलते हैं उसको, जिसमें कि जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने के बाद ही ये काम को किया जाता है। अगर नहीं किया जाता है तो आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में जितनी भी ग्राइंडिंग प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को जो है काटने के बाद में ग्राइंड किया जाता है उसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए, तो इस प्रकार के ग्राइंडर्स यूज़ किए जाते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर स्पार्क्स निकलते हैं और ये जो स्पार्क्स होते हैं ये भी बहुत घातक होते हैं और इनकी चिंगारियाँ भी जो है आग लगाने के लिए सक्षम होती है। ऐसे वायुमंडल में जहाँ पे कि आसपास में ज्वलनशील गैस हो या कोई तरल पदार्थ हो जिसकी वाष्प निकलती हो, वेपर्स निकलती हो, या वहाँ पे जो स्पार्क पड़ा हुआ है वहाँ पे कोई तेल से सने हुए कपड़े पड़े हों या और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ हो, तो इन सब चीज़ों से जो है आग लगने की संभावना बढ़ती है। तो ये भी जो है हॉट वर्क के अंदर ही आएगा, जिसमें ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो मेटल्स की शीट्स वगैरह होती हैं उनको लगातार जो ब्लो टॉर्च होती है गैस की, उनसे काटा जाता है, तो ये भी हॉट वर्क का ही प्रोसेस है, इसमें भी चिंगारियाँ निकलती है, ये भी आग लगने का मुख्य कारण है। तो ये जो दो कारण थे ये मेन कारण है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कैंडल्स एंड मैच, यानी कि माचिस और कैंडल। अभी जो है कई उत्सवों पे, दीपावली हो या दूसरे जो है क्रिसमस वगैरह हो या दूसरे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती है और सजावट की जाती है। इस तरह से हम जो है लैंप दिए जलाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है इनका अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा या इनको सुपरवाइज नहीं किया जाएगा या इनको जला के छोड़ दिया जाएगा तो इनमें भी आग लगने की संभावना होती है। कई बार जो है सिंथेटिक कपड़े पहने हुए जो लोग बाग इस तरह का काम करते हैं या जो है सिंथेटिक कपड़ों के कर्टेन्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, उनमें आग लगने की संभावना होती है। तो ये जो कैंडल एंड मैचिस है इससे भी जो है बहुत तरह की आग लगने की संभावना हो सकती है। तो ये भी एक कारण है आग के लगने का।
इसके बाद में जितनी भी फर्नेसेस होती हैं जहाँ पे मेटल्स को गलाया जाता है, शीशे को गलाया जाता है, दूसरे जो है धातुओं को या दूसरे मटेरियल्स को जो है फर्नेस में गला के और मोल्डिंग करके कुछ सामान बनाया जाता है, उनकी फर्नेसेस को जब हम ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट होती है और ये हीट भी आग का कारण होती है। कई बार जो है इसमें फ्लैश पैदा होता है और आग का जो है भपका जो है आपके फेस पे लग सकता है। तो प्रिकॉशंस, अभी देखिए ये जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है इसने एक फटी हुई बनियान पहनी हुई है, इसने कोई पीपी नहीं पहना हुआ है, केवल एक जो है शील्ड लगा रखा है, हाथ में भी जो है ग्लव्स जो है जो पहने हुए वो पुराने हैं, गले हुए हैं। तो इनसे बचने के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो भी पहने जाने चाहिए। तो फर्नेसेस वगैरह जो है इनसे भी आग फैलने की संभावना होती है, ये भी आग का एक कारण हो सकती है। इसके बाद में नेकेड फायर ड्यू टू ड्राई ग्रास एंड वाइल्ड बुशेस ड्यूरिंग समर। गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में सूखे पत्ते या इस तरह की जो है ज्वलनशील बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, या जो है धान काटने के बाद में जो पराली है या उसके जो डंडे हैं उनको जलाया जाता है, तो वो हवा के साथ फैल के कई बार उससे आग लग जाती है। तो ये जो भी कोई आग इंटेंशनली लगाई जाती है, जलाई जाती है किसी सामान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये भी अंडर सुपरविज़न होना चाहिए। अगर ये नहीं किया गया है तो इसकी वजह से भी जो है आग लगने की संभावना होती है। कई बार जो है गाँवों में, देहातों में, जंगलों में इस प्रकार की आग देखने को मिलती है कि हमने सूखा कचरा या सूखा जो है कोई भी जो है पत्ते या डंठल जलाए हैं, इसकी वजह से जो है वो फैल के आग लग जाती है। जितना भी वेस्ट पदार्थ है कोई भी ओपन जगह में, खुली जगहों में जो जलाया जाता है, कई बार सर्दी के मौसम में हाथ गर्म करने के लिए भी जो है आग जलाई जाती है। कई बार कचरे को इकट्ठा करके उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे तो इसको भी जो है जला दिया जाता है। तो जैसे पहले हमने देखा कि सूखे पत्तों को जलाया गया, इसी तरह से कचरा, घास, गंदगी, इन प्लास्टिक, रबर, ये सब भी इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको फिर जला दिया जाता है। कई बार इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है, उसको भी डिस्पोजल करने के लिए कई बार इसको जलाने की प्रथा है। तो वहाँ पे जो है प्रॉपर पिट बना होना चाहिए, पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, आग जलने के बाद में जो है इसको ठीक से बुझाया जाना चाहिए। अगर ऐसे सब कुछ प्रिकॉशंस नहीं किए गए हैं तो ये हवा के साथ में उड़ के कई दूसरी जगहों पे जा सकता है और ये भी आग का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो हमारे जो कंबशन है, दहन है, उसमें आग का जो सोर्स है वो कहीं से भी ऊष्मा प्राप्त होकर आग लग सकती है और फिर लगातार वो आग जो है लंबे समय तक बहुत ज़्यादा नुकसान के साथ में बढ़ सकती है। अगला एक आग का कारण है डस्ट एक्सप्लोजन। डस्ट एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल के, कोई मेटल का डस्ट हो गया, एल्यूमिनियम का डस्ट हो गया, मैग्नीशियम का डस्ट हो गया, कोल का, कोयले का डस्ट हो गया, जब ये हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो ये बिल्कुल गैस की तरह ही काम करता है और एक छोटा सा स्पार्क मिलने से इसमें बहुत बड़ा आग के साथ में एक्सप्लोजन भी होता है, बहुत बड़ा विस्फोट भी होता है, बहुत बड़ा जो है इसमें धमाका भी होता है, जिससे कभी कभी जो है बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। अभी यहाँ पे आपके सामने एक बिल्डिंग दिखाई गई है जहाँ पे कोल डस्ट जो है वो उसका एक्सप्लोज हो गया है, फायरमैन जो है उसकी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाइन डस्ट किसी भी मटेरियल की जो कंबस्टेबल मटेरियल है, जैसे मेटल्स वगैरह हो गए या कोयला हो गया, सल्फर हो गया, इनकी डस्ट में आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये जो स्पार्क है ये किसी भी सोर्स से आ सकता है, लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा से स्टार्ट होकर ये आग बहुत बहुत बड़ी हो सकती है और इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो डस्ट एक्सप्लोजन जो है आग के लगने का बड़ा कारण है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है जितने भी टैंकर से कोई भी फ्यूल को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके अंदर जो है एक स्टैटिक चार्ज बन जाता है और वो स्टैटिक चार्ज जो है अगर प्रॉपर तरीके से अर्थिंग नहीं किया गया है तो उसकी वजह से भी जो है स्पार्क पैदा हो सकते हैं और उसमें भी आग लगने की संभावना होती है। कई बार क्या होता है, दो नॉन कंडक्टर जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें जो है स्पार्क पैदा होता है, स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको अगर अर्थिंग नहीं किया गया है तो वो उससे होने वाला स्पार्क जो है वो आग का कारण भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रक है जिसके अंदर की पाइपलाइन की सहायता से डीजल पेट्रोल को टैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इसके अंदर जो है जनरेट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और इसको प्रॉपर तरीके से अर्थिंग किया जा रहा है। अगर अर्थिंग नहीं किया गया है तो इनमें भी आग लगने की संभावना हो सकती है। तो ये जो है आपको
स्टैटिक चार्ज की वजह से आग लगने की संभावना हो सकती है। इसके बाद में हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जब हम दहन पढ़ रहे थे तो आग के लगने के कारणों के साथ साथ आग कितने प्रकार की होती है, उनमें एक था स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का मतलब होता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कि वायुमंडल से ऊष्मा ग्रहण करके धीरे धीरे उनका जो है तापक्रम बढ़ने लगता है, और जब उनका तापक्रम उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उनमें आग लगने की संभावना होती है। तो बिना बाहरी ताप दिए, बिना आउटसाइड से कोई भी हीट दिए, कोई भी इस तरह का जो चीज़ दिए, उनके अंदर क्या होता है, जैसे कोयले का डस्ट है, सल्फर का डस्ट है, इन सब में क्या होता है कि आग लगने की संभावना होती है। अपने आप धीरे धीरे तापक्रम बढ़ता जाता है, और जब उसके इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंच जाता है, उसके जो है ज्वलनशील वाष्प निकलने लगती है, तो वो हीट एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और फिर उसके अंदर जो है धीरे धीरे दहन स्टार्ट हो जाता है। पहले स्मोल्डरिंग फायर होती है, फिर धीरे धीरे जो है फ्लेमिंग फायर भी हो सकती है, धुआं निकल सकता है, फ्लेम निकल सकती है। और ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन भी कई तरह के होते हैं। कई बार जो है केमिकल स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो सकता है, दो तरह के केमिकल मिलके स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कर सकते हैं। कई बार जो है बायोलॉजिकल स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, जिससे हीट जनरेट हो जाती है। और कई बार जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कि स्पॉन्टेनियसली आग लगने की क्षमता होती है। तो ये बिना आउटसाइड कोई भी हीट दिए, जब अपने आप ऊष्मा पाकर वायुमंडलीय ऊष्मा से कोई भी पदार्थ जो है धीरे धीरे तापक्रम बढ़ाता हुआ अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, अपने आप उसमें आग लग जाती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तो ये भी आग लगने का एक कारण है। कई बार क्या होता है कि अपेरेंटली हमको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे तो आग लगने का कोई सोर्स या कोई कारण नहीं नज़र आता है, लेकिन तब भी आग लग गई है, तो ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो सकता है। इसके बाद में किचन फायर। जो कॉमर्शियल किचन्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा मात्रा के अंदर वेजिटेबल या एनिमल ऑयल एंड फैट्स का काम लिया जाता है, वहाँ पे कई बार जो है किसी भी कारण से या तो उस ऑयल के बहुत ज़्यादा गर्म होने से उसका वह ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँच जाता है, और अपने आप ही जो है बड़े बड़े पैंस के अंदर बड़े बड़े जो फायर्स होते हैं उनमें आग लग जाती है, उन वेजिटेबल ऑयल में, फैट में, और वो फिर जो है आग को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो ये किचन फायर जो है ये भी एक आग का कारण है जो बाद में दूसरी जगहों में फैल सकती है। इसके बाद में है आर्सन फायर या इंटेंशनल फायर। कभी कभी कोई व्यक्ति जानबूझ के नुकसान पहुंचाने की वजह से चाहे अपनी चाहे किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को स्वयं जानबूझ के आग लगाए, उसको बोलते हैं आर्सन फायर। आर्सन का मतलब होता है कि इंटेंशनल फायर, जो कि अपने आप किसी एक्सीडेंट से नहीं लगती है बल्कि अपने आप ही लगती है। ऐसी फायर को जो है बोलते हैं आर्सन फायर। इसके बाद में आग लगने का एक बहुत कॉमन बहुत तरीका है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है कि जो अपने आप नेचुरल लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, आसमानी बिजली जिसको हम बोल सकते हैं। आमतौर पे बारिश के मौसम में जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है आसमानी, तो हम कहते हैं कि साहब कहीं पे बिजली गिर गई है। तो ये जो बिजली गिरती है इसका बहुत ज़्यादा वोल्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, और जिस जगह पे गिरती है वहाँ पे अगर कंबस्टेबल मटेरियल्स हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो ये आग भी बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो लाइटनिंग जो होती है वो नेचुरल फायर का कारण है। इसमें कोई भी मैनुअल या आदमी का कोई इसमें जो है कोई योगदान नहीं है। अपने आप ही जो है वायुमंडलीय बिजली की वजह से, क्योंकि आसमान में क्या होता है बादल जो है इकट्ठे होते रहते हैं, और ये जो है विंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब ये आपस में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बादल आपस में मिलते हैं तो थंडरिंग होती है, गड़गड़ाहट के साथ में, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ में बिजली चमकती है। और यही बिजली जो है जब कभी ज़मीन पे गिर जाती है किसी ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर, और इसी के लिए जो है कभी कभी जो है भवनों के अंदर लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं उस बिजली को जो है ज़मीन में अर्थ करने के लिए। तो ये लाइटनिंग जो है ये भी आग का एक कारण हो सकता है। अब चलते हैं हम अगले कारण के बाद। और हॉट सरफेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है क्या होता है, कई बार बहुत सारे पाइपलाइन जिनमें हाई टेम्परेचर से, हाई प्रेशर से या तो ऑयल या गैस या स्टीम
इस प्रकार की चीज़ें जाती है और इनके ऊपर जो है कई बार इंसुलेशन लगाए जाते हैं, ग्लास वूल लगाई जाती है, एल्यूमिनियम की शीट्स लगाई जाती है। और कभी कभी क्या होता है, ये नहीं लगाने से या ये जो है डैमेज होने की वजह से किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में जब ये हॉट सरफेस आती है तो उस ज्वलनशील पदार्थ का तापक्रम बढ़ाती है और धीरे धीरे जो है वो तापक्रम उसके अग्नि तापक्रम तक जो है इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और फिर उनमें जो है आग लगने की संभावना होती है। तो ये जो हॉट सरफेसेस होती हैं ये प्रोसेस पाइपलाइन में, स्टीम पाइपलाइन में, मेटल्स के अंदर या दूसरी जगहों में जो है हॉट सरफेसेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म सतह। तो गर्म सतह जो है कि जब संपर्क में आती है तो वो भी आग लगने का कारण हो सकती है। रेडिएंट हीट, अभी हमने आग बुझाने के जो कारण होते हैं उनमें देखा है कि एक आग के फैलने के जो कारण है उनमें हमने देखा है कि तीसरा कारण है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है कि धातुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ताप जाता है और जो लिक्विड है या गैसेस हैं उनमें कन्वेक्शन से जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बिल्डिंग में लगी हुई आग दूसरे बिल्डिंग में फैल जाती है जबकि उसका कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, इसमें आग लगी हुई है और यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के अंदर इस बिल्डिंग में लगी हुई आग की वजह से, ये बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग बी है, तो बिल्डिंग ए में लगी हुई आग की जो रेडिएशन हीट है जिसको रेडिएंट हीट भी बोलते हैं, इससे जो है यहाँ की सतह गर्म हो जाती है और अगर यहाँ पे कोई ज्वलनशील पदार्थ है उसका तापक्रम इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच गया है तो ये पदार्थ में यहाँ पे भी आग लगना स्टार्ट हो जाएगी और इसका मेन कारण होगा रेडिएशन और रेडिएंट हीट, जो कि एक भवन से दूसरे भवन में, एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में बिना किसी माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। यह भी आग लगने का एक मुख्य कारण है जो कि बिना किसी माध्यम के रेडिएशन के द्वारा पहुंच जाती है। इसके बाद में है स्पार्क फ्रॉम लोको लाइन। अभी जो लोको के जितने भी इंजन्स होते हैं, पहले तो स्टीम इंजन हुआ करते थे कोयले के, आजकल लोको जो होते हैं लोकोमोटिव्स यानी कि जो है गाड़ियाँ, इंजन वो बिजली से चलने वाली है, उनकी लाइन के ऊपर कई बार क्या होता है हाई टेंशन के वायर्स जाते हैं, कभी कभी जो है उनके इंजन से जो स्पार्क भी निकलते हैं, उनसे भी आग लगने की संभावना होती है। हो सकता है ये आग लगने का बहुत ही ऐसा कारण हो जो बहुत कम लगती होगी, लेकिन तब भी डिनाई नहीं कर सकते कि जो है आग लग नहीं सकती है, इनसे भी आग लगने की संभावनाएं हो सकती है। क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब होता है कि चूना जो कि पानी में डालते ही जो है बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो जब इनका प्रयोग केमिकली किया जाता है तो इनसे भी हीट जनरेट हो जाती है और ये भी आग लगने के कारण हो सकते हैं। न्यूक्लियर हीट एनर्जी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या हैवी वाटर प्लांट्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल को काम में लिया जाता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से लार्ज क्वांटिटी में हीट जनरेट होती है और ये न्यूक्लियर हीट जो है ये भी आग के लगने का कारण हो सकती है। अभी हमारा जो चैप्टर है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जितने भी तरीके हैं जिनसे आग लगने की संभावनाएं हैं उन सबको देख रहे हैं, तो उनमें जो है न्यूक्लियर हीट भी एक इम्पॉर्टेंट है, और जो कि थर्मल पावर स्टेशन, जो न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन होते हैं या हैवी वाटर प्लांट्स वगैरह होते हैं या दूसरे रिएक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर के, वहाँ पे ये हीट जनरेट होती है और आग लगने का एक कारण हो सकती है। कई प्रकार के जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, अभी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर जो है बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं जिनमें कि हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर से काम किया जाता है और वहाँ पे कई बार क्या होता है मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे डालना, उसको जो है गलाना या उसको जो है क्विंच करना, तो इन सब के अंदर प्रोसेस में भी जो है तापक्रम पैदा होता है और आग लगने की संभावनाएं बनी रहती है। हीट ऑफ कंप्रेशन, जब किसी चीज़ को दबाया जाता है, कंप्रेशन किया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो उसमें भी हीट जनरेट होती है। तो कई बार कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंप्रेशन की वजह से, दबाव की वजह से हीट जनरेट होती है और ये हीट भी आग लगने का कारण हो सकती है। हम बोलते हैं इसको हीट ऑफ कंप्रेशन। केमिकल रिएक्शन एंड स्पेशली एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
आप सभी को पता है कि फायर इज ए केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके कोई नया तीसरा पदार्थ बनाए, उसको तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और स्पेशली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है, इस प्रकार के केमिकल रिएक्शनों से भी आग लगने की संभावना होती है। आग खुद स्वयं एक जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी प्रकार से बहुत सारे और भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे कि इन केमिकल रिएक्शनों की वजह से आग लगने की संभावनाएं होती है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। जब हम अपने दोनों हाथों को भी तेज़ी से रगड़ते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में ये हाथ गर्म हो जाते हैं, हीट जनरेट हो जाती है। इस प्रकार से कई बार क्या होता है, कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन हीट की वजह से आग लगने की संभावना होती है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कई इंडस्ट्रीज़ में कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कोयले का डस्ट जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट है और इसके नीचे में जो है मेटल के आइडलर्स लगे होते हैं और ये गोल गोल घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से बेल्ट आगे बढ़ती है। ये रोलर्स होते हैं, ये गोल गोल घूमते रहते हैं, दोनों साइड में होते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रोलर घूमना बंद कर दे, अगर इसकी मेंटेनेंस ना हो, ऑयल ग्रीसिंग ना की जाए, तो ये अगर घूमना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस स्थान पे जो बेल्ट होगी वो जो है लगातार रगड़ खाने से हीट हो जाएगी और ये रोलर भी हीटेड हो जाएगा। और इसके पास में जो अगर कोई कूल डस्ट है तो बाद में इसमें आग लगने की संभावना हो सकती है। तो हम कहेंगे यहाँ पे तो हीट का कोई कारण नहीं है, आग कैसे लग गई। तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन हीट है, उस फ्रिक्शन हीट से ये आग लगी है। फ्रिक्शन का मतलब है रगड़ से लगने वाला, से होने वाली, बढ़ने वाला तापक्रम। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में रगड़ लग रही है तो उसमें घर्षण पैदा हो रहा है, तो उसमें हीट पैदा जनरेट हो जाती है, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने बहुत सारे कारण जो आग लगने के थे वो डिस्कस किए, और उसमें जो है मेन जो कारण है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इंडस्ट्रीज़ में लगने वाली या होने वाली बहुत सारी गतिविधियों की वजह से हुआ। और मेन कारण है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद में जो है नेग्लिजेंट स्मोकिंग या दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, इन सब में आग लगने की संभावनाओं की वजह से आग लगती है। ये सब ऑफिसर कोर्स का पहला जो चैप्टर था, कॉजेज ऑफ फायर एंड आर्सन, उसकी पहली कड़ी थी। अभी हम जो है अगली कड़ी के अंदर आर्सन फायर क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी कारण जिसकी वजह से आग लग सकती है वो हमने डिस्कस किया। आपको अगर कोई कारण मालूम हो इसके अलावा तो हम डिस्कस कर सकते हैं, इसको बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।